हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिस्क एवर्जन एंड फेयर बेट्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का है और इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीपल डिफर ग्रेटली इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। हमें पता है कि जो लोग हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से क्योंकि उनका रिस्क के लिए एटीट्यूड अलग अलग होता है। अ फेयर गेम or gamble is one which in which the expected value of income from a gamble is equal to the same अमाउंट ऑफ इनकम विद सर्टेनिटी। तो बेसिकली अब फेयर गैम्बल एक ऐसा गैम्बल है, अगर आपने फेयर जुआ खेलना है या कोई गेम खेलनी है, एक ऐसी गेम है जिसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है या एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू है वो विद सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई ये फेयर नहीं है। द पर्सन हु रिफ्यूजेज अ फेयर बेट इज सेड टू बी रिस्क एवर्स। तो कोई भी ऐसा बंदा जो मतलब फेयर बेट नहीं लेना चाहता उसे हम रिस्क एवर्टर या रिस्क एवर्स बंदा कह देते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दस द रिस्क एवर्टर इज वन who prefers to give income with certainty to a risky gamble with the same expected value of income। तो रिस्क एवर्टर वही बंदा है जो मैं पहले बता चुका हूं कि वो रिस्की गैम्बल नहीं खेलना चाहेगा और जो सर्टेनिटी है उसको प्रेफर करना चाहेगा। रिस्क एवर्जन इज द मोस्ट कॉमन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, ये भी मैं बता चुका हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ रिस्क एवर्जन दैट मैनी पीपल insure against various kinds of risks such as burning down of a house, sudden illness of a severe nature, car accident, etc., and also prefer jobs or occupations with stable income to मैंने दो बार लिख दिया, टू जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस विद अनसर्टेन इनकम। तो बेसिकली ये जो एटीट्यूड है यही लोगों को मजबूर करता है कि वो रिस्क के खिलाफ इंश्योरेंस लें। ठीक है, और जो भी रिस्क है, चाहे एक्सीडेंट का, चाहे घर जलने का, चाहे इलनेस का, तो सारे ये जो अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं इनके लिए क्या करते हैं, अनसर्टेन इवेंट्स के लिए जो है इंश्योरेंस ली जाती है। ठीक है, तो रिस्क एवर्स बंदा जो है ज्यादातर इंश्योरेंस लेके चलता है, ज्यादातर क्या हमेशा लेके चलता है। दिस एटीट्यूड ऑफ रिस्क एवर्जन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद न्यूमन मॉर्गेस्टन मेथड ऑफ मेजरिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। इसको हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो एनएम यूटिलिटी इंडेक्स है उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं इस एटीट्यूड को। इट मे बी नोटेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम ऑफ अ रिस्क एवर्टर डिमिनिशेस एज हिज इनकम इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे जो रिस्क एवर्टर्स हैं उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम है वो कम होगी, तभी तो टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। समझिए बात। इन द गिवन फिगर एनएम यूटिलिटी फंक्शन, जिसको हम टोटल यूटिलिटी फंक्शन भी कई जगह कह देते हैं, वो गिवन है ओ यू करके। ठीक है, इट हैज बीन ड्रॉन। इट विल द गिवन फिगर, मैंने ये इट विल कहां से लिख दिया। द गिवन फिगर शोज दैट न्यूमन मॉर्गेस्टन यूटिलिटी कर्व स्टार्ट्स from the origin and it has a positive slope throughout, indicating that the individual prefers more income to less। तो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है और ये लगातार पॉजिटिव स्लोप है, हमने इसकी अभी नेगेटिव स्लोप नहीं दिखाई। तो ये बताती है कि इनकम इंडिविजुअल हमेशा ज्यादा इनकम को प्रेफर करता है। ठीक है, फर्दर एनएम यूटिलिटी कर्व OU इज with concave which shows that the marginal utility of income of a person diminishes as his income increases। तो इसकी जो शेप है कनकेव टाइप है, तो इसका मतलब यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है गिर रही है जैसे जैसे उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। Therefore, the utility curve in the above figure represents the case of a risk averter or the attitude of risk aversion। इसीलिए हमें ये पता लग रहा है फिगर को देख के कि जिस बंदे की बात हम कर रहे हैं वो रिस्क एवर्टर है या रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। विद ₹2000, ठीक है, अगर हम 2000 की बात करें उसकी इनकम की, विद ₹2000 इनकम द पर्सन्स यूटिलिटी इज 50 विच राइजेस टू 70 when his income increases to 3000। तो जब भी उसकी इनकम 2000 थी तो उसकी यूटिलिटी थी कितने की, 50 की। मगर अगर यहाँ 2000 से 3000 हो जाती है तो उसकी यूटिलिटी कितने की हो जाती है, उसकी यूटिलिटी हो जाती है 70 की। समझिए बात। तो फिगर पे भी ध्यान रखना साथ के साथ। एज हिज इनकम further increases to ₹4000 his utility rises to 75। तो जैसे ही उसकी यहाँ कितना इंक्रीज आया था, यहाँ इंक्रीज आया था 20 का, मगर जैसे ही उसकी इनकम 4000 हो जाती है तो यहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी है वो सिर्फ 5 यूनिट्स या 5 यूटिल से ही बढ़ती है, जो कि हो जाती है 75। तो ज्यादा इनकम आने से उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ रही। समझिए बात। नाउ सपोज द पर्सन
current income is rupees 3000 and he's offered a fair gamble in which he has 50-50 chance of winning or losing rupees 1000। तो मान लो उसकी 3000 स्टेबल इनकम है और उसे एक गैम्बल दी जाती है और उसे ये बताया जाता है कि अगर तू जीता तो 1000 रुपए का फायदा, अगर हारा तो 1000 रुपए का लॉस। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग इज 0.5, कि विनिंग की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 मतलब 50% चांस है विनिंग के भी और लूजिंग के भी। इफ ही विन्स द गेम हिज income will rise to rupees 4000 and if he loses the gamble his income will fall to rupees 2000। तो 3000 से 1000 कम और 1000 ज्यादा हो जाएगी। द एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू ऑफ हिज इनकम इन दिस सिचुएशन इज अनसर्टेन। तो अनसर्टेन आउटकम में उसकी जो एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमने निकाल के बताई हुई है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इनटू सक्सेस का अमाउंट प्लस फेल्योर की प्रोबेबिलिटी एंड फेल्योर का अमाउंट विच इज इक्वल्स टू 3000। तो उसकी जो स्टेबल इनकम है वो 3000 ही निकल के आ रही है, ठीक है। इफ ही रिजेक्ट्स द गैम्बल ही विल हैव द प्रेजेंट इनकम दैट इज 3000। अगर वो रिजेक्ट कर देता है कि मैंने वही ये जुआ नहीं खेलना, गैम्बलिंग नहीं करनी, तो उसकी जो फिक्स इनकम है वो 3000 निकल के आ रही है सर्टेनिटी से। दाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हिज अनसर्टेन इनकम प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू his income with certainty, a risk averter will not accept the gamble। तो जो उसकी अनसर्टेन इनकम है जो वो गैम्बल करता है तब भी 3000 निकल के आ रही है, तो वो कहेगा कि मैं फिर इतना गैम्बल क्यों लूं, मैं इतना पंगे में क्यों पड़ूं जब मेरी जो स्टेबिलिटी की इनकम है और जो अनस्टेबिलिटी की है वो सेम आ रही है, ठीक है। दिस is because as he acts on the basis of expected utility of his income in the uncertain situation and it can be obtained as जो उसकी यूटिलिटी निकल के आ रही है वो ऐसे है, पाई मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इनटू यूटिलिटी ऑफ 4000 जो कि 75 है और 1 माइनस पाई मतलब फेलियर के चांसेस जो कि 0.5% है और जो यूटिलिटी है 2000 की वो 50 है, तो उसकी कितनी निकल के आ रही है 62.5। तो वो ये कह रहा है कि जो मेरी अनस्टेबल इनकम है जब मैं रिस्क लेता हूं तो मेरी निकल के आ रही है 62.5। ध्यान से समझना, जब वो रिस्क लेता है, ठीक है, तो उसकी कब से निकल के आ रही है 62.5। ये हमने कैसे निकाला, अगर हम फिगर को देखें तो ये हमारी स्टेबल इनकम है 3000 की। अगर हम लॉटरी हार गए या वो गैम्बल हार गए तो 2000 पे हो जाएगी और अगर जीत गए तो हम बी पॉइंट पे हो जाएंगे। समझ की बात। अब इन दोनों पॉइंट को ए और बी पॉइंट को अगर आप मिलाते हो तो ये आपकी ये जो लाइन बीच में बन रही है ना, ए बी कॉर्ड या कर्व जो भी आप कह लो, ये कर्व, ये वाली जो कर्व है ये 3000 वाले को काट रही है पॉइंट डी पे। ये जो छोटा सा पॉइंट मैंने दिया हुआ है ये वाला पॉइंट डी, ठीक है। अब इस डी पॉइंट के सामने जब हम देखते हैं तो हमारी यूटिलिटी कितनी बन रही है 62.5। समझ की बात। तो यहीं से निकली है ये कर्व, ठीक है। अब मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। मैंने ये नीचे फिर से बनाया हुआ है डायग्राम ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से डिस्कस करते हैं और जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया था वही डायग्राम मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया है, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। आप ये मत सोचना कि दो दो अलग अलग डायग्राम है। इन द एनएम यूटिलिटी कर्व द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी can be found by joining point A and point B by a straight line AB and reading a point on it corresponding to the expected value of the game at rupees 3000। the expected value of the utility is M2D, that is कितनी आ रही है 62.5 which is less than M2C that is 70। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। यहाँ पे जब उसकी स्टेबल इनकम थी तो स्टेबल इनकम में जो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है 70 की, ठीक है। अब अगर वो गेम खेलता है तो अगर वो हार जाता है तो वो ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा 2000 पे और अगर वो जीत जाता है तो वो 4000 पे पहुंच जाएगा पॉइंट बी पे। तो ए और बी पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं ए और बी पॉइंट को मिलाता हूं तो हमें ये कर्व मिल गई, ए बी कर्व या कॉर्ड जो मर्जी आप कह लो, ठीक है। तो ये कर्व, ये जो 3000 वाला पॉइंट है, ये जो 3000 की जो हमारी जो इनकम दिख रही है इसको कहाँ पे काट रहा है, 3000 की इनकम के सामने ये पॉइंट डी पे आ रहा है और ये जो पॉइंट डी है इसके सामने अगर हम यूटिलिटी मेजर करें तो ये कितनी निकलती है 62.5। तो ये चीज याद रखना, मैं यही चीज आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ और बताता हूँ आपको कि जब हम स्टेबिलिटी से काम करते हैं तो हमारी इनकम है 70। जब हम अनस्टेबिलिटी से काम करते हैं तो इसी इनकम की जो यूटिलिटी निकल के आ रही है वो आ रही है 62.5।
तो हमारे को क्या पागल कुत्ते ने काटा, हम अनस्टेबिलिटी का काम करेंगे, क्योंकि अनस्टेबिलिटी से इनकम भी नहीं बढ़ रही और यूटिलिटी भी कम हो रही है। समझ गए बात? तो उसी चीज को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि विच इज द यूटिलिटी ऑफ 3000 विद सर्टेनिटी। तो मतलब अगर सर्टेनिटी से काम करेंगे तो 70 यूटिल्स है, अनसर्टेनिटी से काम करेंगे 62.5 यूटिल्स है। देयरफॉर द पर्सन विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गैम्बल, दैट इज ही विल नॉट गैम्बल। वो गैम्बल को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो गैम्बल ही नहीं करेगा। समझ की बात? क्योंकि अनस्टेबिलिटी से तो उसकी यूटिलिटी कम हो रही है या अनसर्टेनिटी से। इट शुड बी केयरफुली नोटेड that his rejection of gamble is due to diminishing marginal utility of money income for him, क्योंकि उसकी एडिशनल पैसा आने से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिमिनिश करती है। द गेन इन यूटिलिटी फ्रॉम रुपीज 1000, the gain in the utility from rupees 1000 in case he wins is less than the loss in the utility from 1000 if he loses the game। तो मतलब जो उसे मिलेगा, वो जो उसे ज्यादा एक्स्ट्रा 1000 रुपए मिल रहा है, उससे उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी उसकी लॉस से यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, that is why his expected utility from the uncertain income has been found to be lower than the utility he obtains from the same income with certainty। तो अगर सेम इनकम को सर्टेनिटी से चलाता है उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, और अगर सेम इनकम को अनसर्टेनिटी पे लेके जाता है तो उसकी यूटिलिटी कम है। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव दैट इन केस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम डिमिनिशेस अ पर्सन विल अवॉइड फेयर गैम्बल्स। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिरती है तो कोई भी पर्सन है वो अवॉइड करेगा गैम्बलिंग करना। ठीक है, सच अ पर्सन इज कॉल्ड रिस्क एवर्टर एज ही प्रेफर्स एन इनकम विद सर्टेनिटी टू गैम्बल विद सम एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो ऐसे पर्सन को हम रिस्क एवर्टर कहते हैं जो कि सर्टेन वैल्यूज की तरफ जाता है रेदर देन वो गैम्बलिंग करे। ठीक है, सपोज टू आर अ पर्सन विद अ सर्टेन इनकम ऑफ रुपीज 3000, टू फेयर गैम्बल्स आर ऑफर टू हिम। दो गैम्बल्स और उसको देते हैं। ठीक है, फिर से फर्स्ट 50-50% चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग 1000 रुपीज एज बिफोर, एंड सेकेंड उसको एक और ऑप्शन देते हैं कि 50-50% चांसेस है कि अगर वो लूज कर गया तो उसकी 1500 इनकम कम हो जाएगी, अगर वो मतलब अच्छा रहा तो उसकी 1500 इनकम बढ़ जाएगी। अब 1500 का देते हैं, पहले 1000 का दिया था ना। विद द इवन चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी इनकम विल बी, तो 0.5 उसका जो हारने का चांस है, तो उसकी अब इनकम 3000 से 1500 कम करेंगे तो 1500 रहेगी, और अगर 3000 में 1500 प्लस करेंगे तो 4500 आएगी। अभी भी तो उसकी जो इनकम है वो 3000 ही निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल लिया मैंने कि अब मैं 1500 का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर वो हार गया तो वो यहाँ पहुंच जाएगा 1500 पे, जीत गया तो वो यहाँ 4500 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 5000 लिया ना, मैं 4500 कर देता हूँ। ठीक है, 4500। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखो, तो अब अगर इसको मिलाएं, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है जी और एच को मिलाएं, तो हमें ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये जो एल वाला पॉइंट है। एल वाला पॉइंट तो और कम यूटिलिटी दिखा रहा है, तो यूटिलिटी विद स्टेबिलिटी जो है वो 70 आ रही है, और जो अनस्टेबिलिटी वाली है जो यूटिलिटी वो और भी कम आ रही है उससे। तो वो भाई यही बताया गया है इस एग्जांपल में कि वो चांस नहीं लेगा, क्योंकि वो इस कॉर्ड पे लाई करेगा अनस्टेबिलिटी वाली, और उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कम आ रही होगी, मगर ये जो स्टेबिलिटी वाली कर्व है, जो यूटिलिटी कर्व है, उस पे जो यूटिलिटी आ रही है वो ज्यादा आ रही है। तो सिंपल वर्ड्स में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन द अबव फिगर वी ड्रॉ अ straight line segment GH joining G corresponding to the income of rupees 1500 and H corresponding to rupees 4500। ये वाली लाइन, ये जो G है और H है, ये जो G के सामने इनकम है वो 1500 है, H के सामने 45 है, इसको मिला दिया तो ये L पॉइंट पे काट रही है जो 3000 वाली इनकम है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। इट विल बी seen from the straight line segment GH that the expected utility from the expected money value of rupees 3000 from the second gamble is M2L। ठीक है, कि अब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी होगी M2L, जो कि कम है, किससे कम है, M2C से। ठीक है, तो वही चीज लिखी होगी विच इज लेस देन द M2D। जो फर्स्ट गैम्बल है उसका M2D है। फिर से देख लेते हैं, जो फर्स्ट गैम्बल है उसकी जो यूटिलिटी थी वो M2D थी, और अगर वो गैम्बलिंग ही नहीं करता तो वो M2C है, तो वो गैम्बल इस केस में क्यों करेगा, खुद सोचो। Thus, the person will prefer the first gamble which has lower variability to the second gamble which has higher degree of variability
ऑफ आउटकम। मान लो उसने गैम्बलिंग करनी ही है, वैसे तो वो गैम्बलिंग नहीं करेगा, मगर अगर उसने करनी है तो वो फर्स्ट वाला गैम्बल करेगा जिसमें 1000 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है rather than 1500। It should be remembered that risk in this connection is measured by the degree of variability of outcome। कि रिस्क किससे मेजर करते हैं, तो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएशन कितनी है उससे मेजर करते हैं। इन द फर्स्ट गैम्बल द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी comes out to be less and therefore the risk is less, and in the second gamble the degree of variability is greater which makes it more risky। तो सेकंड वाले में जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा है, तो उस वजह से वो ज्यादा रिस्की हो जाता है सिचुएशन। एंड इन केस ऑफ इनकम विद सर्टेनिटी देयर इज नो वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम एंड देयरफॉर इन्वॉल्व्स नो रिस्क एट ऑल। तो जो सबसे पहली सिचुएशन थी जिसमें स्टेबिलिटी है उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, उसको उसमें उतने पैसे मिलने ही मिलने। अ रिस्क एवर्स पर्सन therefore prefers the income with certainty to any gamble with the same expected money value as the income with certainty। तो जब उसे पता है कि मेरे को उतनी इनकम मिल रही है तो मैं पंगे क्यों लूं, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, सर्टेनिटी की तरफ जाएगा और वो अनस्टेबल सिचुएशंस को अवॉइड करेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी टॉपिक जो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा रिस्क एवर्जन एंड इंश्योरेंस, कि रिस्क एवर्टर जो है वो इंश्योरेंस लेते हैं, कितनी लेनी चाहिए, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।